Hey everyone, welcome back to channel Rasayan Dunia. In this video, we'll discuss about the PhD program. What is PhD program? Eligibility for PhD program, duration for PhD program, and how to get admission in PhD program. सारी की सारी चीजें वो इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि चैनल पे मोस्ट ऑफ जो स्ट्रेंथ है वो है एमएससी की स्टूडेंट्स की. एंड आफ्टर एमएससी एक क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में दैट व्हाट नाउ. ठीक है, एमएससी के बाद अब क्या करें. तो एमएससी के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे मैं एमएससी के बाद में जो एक ऑप्शन होता है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज पीएचडी. पीएचडी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, पीएचडी है क्या चीज, एंड पीएचडी क्यों रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, पीएचडी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, सारी की सारी चीजें हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यदि मैं बताऊं कि पूरा का पूरा मैं आपको पीएचडी के बारे में बता दूंगी कि कहाँ से करना ज्यादा बेटर रहता है, क्या यहाँ से फीस स्ट्रक्चर रहता है, सारी की सारी चीजें तो एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फिर वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जाता है. तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ आता है, पल्ले पड़ता है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, देन मैं सीरीज को कंटिन्यू कर दूंगी. सारी की सारी चीजें हैं वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में बताऊंगी तो फिर मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वो नहीं कर पाऊंगी, फिर वो कोई फायदा नहीं है उस चीज का. तो यहाँ पे मैं सिर्फ जो 3-4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन्हीं का आंसर करने वाली हूँ. तो सबसे पहली चीज, ये वाला जो वीडियो है ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, अपना जो चैनल है रसायन दुनिया वो मोस्टली 4 कंट्रीज में चलता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल. तो जो 3 कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सॉरी, बिकॉज ये जो वीडियो है ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ के अदर जो कंट्रीज हैं उनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वहाँ पे पीएचडी में एडमिशन वगैरह कैसे होता है. ठीक है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है. ये जो है ये सिर्फ जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है. जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कैसे एडमिशन होता है और यहाँ पे क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ. तो ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिक इंडियन स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई. अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उस पर मूव करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एमएससी तक जब आप चले जाते हो, देखिए बिल्कुल डाउन टू अर्थ यहाँ से मैं आपको बातें बताती हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली बातें बता रही हूँ. कोई भी यहाँ पे मैं हाइपोथेटिकल बात आपको नहीं बताने वाली, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ और हाइपोथेटिकल में बहुत डिफरेंस हो जाता है. ठीक है, जब आप एमएससी पास आउट कर रहे हैं तो आपकी एज है वो मिनिमम 20 to 21 होती है. ठीक है, 22 तक चली, मतलब 20 to 22 तक चली जाती है एज. अब इस एज में कुछ बच्चे, उन्हें जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ की शादी वादी वगैरह हो जाती है. तो वो सारी चीजें को, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली चीज तो पीएचडी के लिए वही लोग एनरोल करें जिनके पास में 6 साल का टाइम है. ठीक है, जिनके पास में 6 साल का टाइम है. हाँ, कुछ हैं जिनकी 5 साल में भी कंप्लीट हो जाती है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिस्ट्री. ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में स्पेसिफिक बात करूँ, और केमिस्ट्री में भी मैं स्पेसिफिक यदि बात करती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इनऑर्गेनिक का है वो 4 साल में भी कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, कुछ का 3 साल में भी कंप्लीट हो जाता है, बट स्पेसिफिक यदि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ तो आपको 6 साल है वो लग ही जाते हैं. तो 6 साल यदि आपके पास में फ्री हैं तो आप इस वीडियो में आगे प्रोसीड करें, अदरवाइज वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हैं. ठीक है, 6 साल का टाइम यदि है आपके पास में, साथ ही में आपको डेडिकेशन चाहिए, साथ ही में आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि 6 साल इज नॉट ए स्मॉल टाइम. ठीक है, बहुत ही कम समय नहीं है. इसमें आपके साथ वाले हैं वो बच्चे पैदा कर चुके होंगे. ठीक है, ये ट्रू फैक्ट है. ठीक है, मेरे साथ वालों के हो चुके हैं बच्चे एंड स्टिल आई एम सिंगल. तो ऐसा कुछ है, तो कि यदि आपके पास में 6 साल का टाइम है देन आप यहाँ से इस वीडियो को आगे प्रोसीड करें, अदरवाइज आप वीडियो को यहीं पे बंद कर दें. पहली चीज पता चल गई कि कितना टाइम लगता है. देखिए, आप जितने लोगों से सुनेंगे पीएचडी के बारे में आपको अलग अलग चीजें पता चलेंगी. कुछ बोलेंगे कि ये तो 2 साल में हो जाता है, कुछ बोलेंगे 3 साल में हो जाता है. सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, टॉपिक पे डिपेंड करता है, आपकी गाइड पे डिपेंड करता है, और आप कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. सारी चीजों पर डिपेंड करता है. तो यदि मैं बात करूँ मैक्सिमम, तो यहाँ से आपके 6 ईयर्स वो लग जाते हैं, एंड 6 ईयर्स वो एक एवरेज टाइम है. 6 ईयर्स लगते ही लगते हैं. अब पीएचडी करना क्यों जरूरी है, तो देखिए मेरे एक प्रोफेसर थे जब मैं कोचिंग में थी, नेट जेआरएफ के लिए मैंने कोचिंग लिया था, स्टिल आई एम नॉट क्वालिफाइड. तो मैंने कोचिंग लिया था, तो वहां पे मेरे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर ऋतुराज मिश्रा. तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि यदि आपके घर में दाल रोटी जितना जुगाड़ है ना कि दाल रोटी आराम से खा सकते हैं, तो पीएचडी आपको कर लेनी चाहिए. ठीक है, तो आपको पीएचडी कर लेनी चाहिए. यदि इतना भी नहीं है तो फिर पीएचडी का मत सोचिए, फिर आप अपना गवर्नमेंट जॉब वगैरह का जो भी आपको करना है वो करिए. लेकिन यदि दाल रोटी जितना काम चल रहा है तो आपको पीएचडी करनी ही करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द हाइएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. पीएचडी है वो सबसे हाइएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है. इसके बाद आपका जो एजुकेशन है, ऐसे तो देखो पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन ये जो है ये हाइएस्ट डिग्री है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में. ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो हाईएस्ट डिग्री हो किसकी होती है, पीएचडी की होती है. तो ये तो है नहीं कि बहुत ही आसान सी चीज होती है, बहुत ही टफ प्रोसेस होता है. अब यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से. व्हाट इज पीएचडी. पीएचडी है वो होता क्या है, तो ये क्या होता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी. ठीक है, तो पीएचडी है वो क्या होता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी.
ऐसे क्वेश्चन सही आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब गाँव में आप होते हो ना, मैं गाँव से हूँ तो मुझे ऐसी चीज़ों का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो कोई जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, फिर वो आपको फंसाने की कोशिश करने लग जाता है। इनकेस यदि आपको पीएचडी का फुल फॉर्म नहीं पता है, आपका सिलेक्शन हो गया पीएचडी में, या फिर आप पीएचडी की तरफ जा रहे हैं, तो आपसे पूछ लेते हैं लोग कि पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, तो उस केस में फिर आप फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके तो यहाँ से ये चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जैसे ही आपने एमएससी की एग्जाम्स है वो पास आउट किया और नेक्स्ट डे आपको पीएचडी में एडमिशन है वो मिल जाता नहीं। उसके लिए आपको थोड़े से जो एफर्ट्स है वो लगाने पड़ते हैं। अब आपको क्या क्या करना होता है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, सबसे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्या चाहिए, आपको एमएससी चाहिए, ठीक है। वो आपको क्या चाहिए, एमएससी चाहिए। एमएससी है वो आपको चाहिए विद 55%। 55% है वो आपके मिनिमम होते हैं। ये भी आपका वेरी कर सकता है। यदि अलग अलग यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये 55% है, ये तो मिनिमम होता है, हर यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड होता ही होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं जो कि 60% से कम वालों को नहीं लेती है पीएचडी में, ठीक है। तो ये भी वेरी कर सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो आपको जो मेन चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपको डिपेंड किस पे करेगा कि आप कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, वो चीज पे डिपेंड करेगा सारे के सारे जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज वगैरह हैं वो सारी चीजें। अब एमएससी है वो आपको चाहिए होते हैं विद 55% और 60% भी हो सकता है। तो अब यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो और भी बाहर हो जाते हैं क्राइटेरिया से, जिनके एमएससी में बिलो द 55% होते हैं या फिर बिलो द 60% होते हैं, वो भी क्राइटेरिया से आउट हो जाते हैं। अब बचते जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, तो उनके लिए देखिए यहाँ पे 2 प्रोसीजर होती हैं, ठीक है। उनके लिए यहाँ पे 2 प्रोसीजर होती हैं। 2 प्रोसीजर में वो कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे होता है, एग्जाम्स होती हैं। एक तो होता है नेट का एग्जाम, नेट, जेआरएफ और गेट। नेट एंड जेआरएफ के लिए एक कॉमन एग्जाम होता है, गेट के लिए यहाँ से एक डिफरेंट एग्जाम होता है। तो आपको तीनों ही है वो नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, तो तीनों में से आपको कोई भी एक नेशनल टेस्ट है वो पास करना होता है। तीनों में से आपका कोई भी एक पास होता है। अब यहाँ पे भी कंडीशन होती है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो नेट वालों को कंसिडर नहीं करती हैं। जेआरएफ और गेट है, इनकी बेसिस पे आपका चलिए हो जाता है। जेआरएफ आपका या फिर गेट है, जेआरएफ वो क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, और गेट है वो यहाँ से होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो गेट है वो स्पेसिफिक है, वो किसके लिए होता है, जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं, बीटेक वाले होते हैं, एमटेक वाले होते हैं, उनके लिए होता है। बट यहाँ से जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी गेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, और उसी की बेसिस पे इनका पीएचडी में एडमिशन है वो भी हो सकता है। एंड बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, लाइक जो अपनी नवरत्न कंपनियां हैं वो गेट के स्कोर के बेसिस पे लेती हैं। तो वो सारी चीजें बाद की बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, पीएचडी में एडमिशन चाहिए। तो पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो आपके पास में क्या होना चाहिए, या तो जेआरएफ होना चाहिए या फिर गेट होना चाहिए। अब बोलो मैम जेआरएफ और गेट क्वालिफाई कर लिया। अब यहाँ से जेआरएफ वो क्या होता है, गेट क्या होता है, कब इनके एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, सारी चीजें यदि आपको डिटेल में जाननी है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अभी तक आपको मैं यही मानती हूँ कि आपको पता है सारी चीजें, गेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, नेट क्या होता है। अब इसके बाद में क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, अगेन मैं बता रही हूँ कि यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि उसका क्राइटेरिया वो क्या रखा गया है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या करती हैं कि नेट वालों को भी डायरेक्ट क्या कराती हैं, इंटरव्यू कराती हैं। इन 2 के केस में तो होता ही है, यदि आपका क्वालिफाई है जेआरएफ या फिर गेट तो आपको ओनली इंटरव्यू पास करना होता है एंड यू विल गेट एडमिशन इनटू पीएचडी, ठीक है। यहाँ से यदि आपने जेआरएफ और गेट क्वालिफाई कर लिया है विद गुड रैंक, ठीक है। जेआरएफ में आपको रैंक की कोई ज्यादा नीड नहीं होती, लेकिन गेट में आपको रैंक वो भी अच्छी खासी चाहिए होती है। उसके बाद आपका पीएचडी में एडमिशन वो हो जाता है। ओनली आपको इंटरव्यू हो वो पास करना होता है, ठीक है। सिर्फ इंटरव्यू पास करना है आफ्टर गेट एंड जेआरएफ। अब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो नेट के बेसिस पे भी यहाँ से करा देती हैं ओनली इंटरव्यू बेसिस पे, बट कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो नहीं कराती हैं, वो बोलते हैं नेट वालों से भी हम तो एग्जाम कराएंगे। अब उसके बाद जो दूसरा प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, नेट जेआरएफ को यदि छोड़ दें, नेट जेआरएफ गेट को यदि छोड़ दें, तो उसके बाद जो दूसरा प्रोसीजर है वो होता है यहाँ से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस ओरिएंटेड, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस ओरिएंटेड। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। देखिए जो जेआरएफ, नेट और गेट हैं ये क्या होते हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम है। अब यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या बोलते हैं कि बच्चों से यदि किसी से नेट, जेआरएफ, गेट क्वालिफाई नहीं भी हो रहा है तो हम अपनी यूनिवर्सिटी का अलग से टेस्ट है वो कंडक्ट कराएंगे। यदि कोई स्टूडेंट उस क्राइटेरिया को पास कर देता देन हम उन्हें एडमिशन वो दे देंगे। तो यहाँ से इसमें क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है वो क्या करेगी, आपसे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम होता है,
अब आपको पहले ये एंट्रेंस एग्जाम है ये पास करना होता है। एग्जाम का लेवल वही नेट गेट वाला होता है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा ऐसे इजी लेवल नहीं होता, नेट गेट लेवल का एग्जाम होता है, थोड़ा बहुत यहाँ से अप डाउन हो सकता है। अब पहले आपको एंट्रेंस देना होता है, एंट्रेंस के बाद आपको इंटरव्यू है वो तो यहाँ पे भी देना ही देना होता है, ठीक है। इंटरव्यू है वो तो आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा, एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू है वो आपको देना होता है। यदि आपने दोनों क्राइटेरियाज को फॉलो कर लिया, दोनों क्राइटेरियाज को पास कर लिया, देन यू विल गेट एडमिशन इनटू पीएचडी, ठीक है। तो यहाँ से आपका पीएचडी में एडमिशन है वो हो जाता है। ये हो गए 2 सिलेक्शन प्रोसीजर। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है पैसे की, क्योंकि सभी ने सुना होता है कि पीएचडी करते हैं तो पैसे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन जो सुनी हुई बातें वो सारी की सारी सही नहीं होती, आधा अधूरा ज्ञान है वो आपको डुबो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको जो एग्जैक्ट थिंग होती है वो आपको बता देती हूँ कि कब आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। आपको पैसे हैं वो कैसे मिलेंगे, यदि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, यदि आपने गेट क्वालिफाई किया है, तो इस वाले केस में आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड कराता है यूजीसी, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो आपको स्टाइपेंड, वो आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराता है, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया कि पीएचडी जो करा रहे हैं उनको यूजीसी को भी पता है कि पीएचडी तक पहुंचते पहुंचते बंदे की एज है वो 28 to 30 तक पहुंच जाती है। अब इस एज में घर वालों से पैसे थोड़े ना मांगेगा, नहीं मांग सकता ना, तो फिर क्या करेगा। तो फिर जो गवर्नमेंट है वो आपको पैसा देती है कि चलो हम आपको आपका जो रहने खाने का खर्चा वो देंगे, एंड साथ में जो आप बुक्स अपनी परचेज कर सकें वो सारी चीजें हम खुद से करेंगे। तो उसके लिए आपको मिलते हैं 35,000 पर मंथ, ठीक है। आपको 35,000 पर मंथ मिलते हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें जैसे इनिशियली जो 2 ईयर्स होते हैं उनके लिए 28 हो सकते हैं, उसके बाद इंक्रीज होता है, ऐसा कुछ भी होता है। बट एक आइडियली यदि मैं मान के चलूँ तो यहाँ से आपको बताऊं तो 35,000 पर मंथ है वो आपको यहाँ से स्टाइपेंड है वो मिलता है जब तक आप पीएचडी कर रहे होते हैं, ठीक है। 6 साल तक ये आपको मिलेंगे। अब यहाँ से इतनी चीज क्लियर हो गई, यदि आपका जेआरएफ और गेट क्वालिफाई होता है तो अब यहाँ से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस ओरिएंटेड की बात करें तो यहाँ पे भी आपको फेलोशिप है वो मिलता है। फेलोशिप है यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट मिलता है 31,000। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको पूरा 35,000 भी देती हैं, लाइक बिट्स पिलानी है, ठीक है। बिट्स पिलानी की यदि मैं बात करूं तो ये आपको बिट्स पिलानी है, ये आपको पूरा का पूरा 35,000 पर मंथ देते हैं, लेकिन इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही हाई है, आउट ऑफ रेंज है। तो इसके बारे में यदि आपको जानना है और डिटेल में, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था, इसके बारे में यदि आपको और डिटेल में जानना है तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। जब इसमें घुसी गई है पीएचडी वाले में तो फिर मैं आपको फुल डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो देने वाली हूँ, ठीक है। तो बिट्स पिलानी है, ये आपको 35,000 पर मंथ है ये प्रोवाइड कराता है, बट अगेन फीस स्ट्रक्चर की बात आती है, ये आपसे उतना ही वसूल भी कर लेता है, ठीक है। अब यदि बात करें कि यहाँ से नेट जेआरएफ का हो गया, आपका सबसे पहली चीज सिलेक्शन कैसे होगा, आपको एमएससी चाहिए विद 55% और 60%, इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप क्या करो नेट जेआरएफ या गेट क्वालिफाई करो, उसके बाद आपको क्या करना है, या फिर आप क्या करो कोई भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस ओरिएंटेड है उसके बेसिस पे करो कि किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दो, प्लस में आप इंटरव्यू क्वालिफाई करो और देन आप पीएचडी में एडमिशन है वो आपको मिल जाएगा। तो हम कहाँ तक पहुंच गए, एडमिशन कैसे लेना है वो पता चल गया, ड्यूरेशन क्या है 6 ईयर्स है, एलिजिबिलिटी है वो क्या है एमएससी विद 55% और 60% मार्क्स, और नेट जेआरएफ गेट है, ये भी आपका एलिजिबिलिटी में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बच जाता है, इसके बाद का क्वेश्चन है वो ये बचता है कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब फॉर्म निकाल रही है। तो बेटा उसके लिए ना आप फिलहाल किसमें देख रहे हैं वीडियो को, फोन में ना, तो ये फोन है ना बड़े काम की चीज होती है, और इस फोन में गूगल नाम का एप्लीकेशन होता है, गूगल नाम का फीचर होता है, तो उसका आप ना थोड़ा सा यूज करना सीख लो, ठीक है। आप किसी से भटकते मत फिरो। जब आप एमएससी आपने पास आउट कर ली है तो आपका नॉलेज है वो अच्छा खासा है, ठीक है, क्यों दूसरों से पूछते फिर रहे हो। तो इसके लिए आपको सीधा सा क्या करना होता है, अपने फोन का यूज करो, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट अवेलेबल है आपके पास में, तो आप सब कुछ खुद से कर सकते हैं, आपको किसी दूसरे पर डिपेंड होने की नीड नहीं है। आप 5 लोगों से पूछोगे आपको 5 बातें पता चलेंगी, तो इसलिए मैं एक ही चीज सजेस्ट करती हूँ, मेरे वीडियो को देख के आप एडमिशन लो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, ठीक है, कि मेरे वीडियो से आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, नहीं आई होंगी, बहुत से बच्चों को नहीं आई होंगी, लेकिन अब जो मैं आपको चीज बताने वाली हूँ ना वो फिर आपको देख के समझ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटरनेट यदि आपके पास में है, स्मार्टफोन यदि आपके पास में है, तो आपको इधर उधर भटकने की कोई नीड नहीं है। सिंपल सा आप अपना गूगल में जाइए, गूगल में जस्ट फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 2021, तो आपको क्या करना है, पीएचडी एडमिशन 2021 से आप सर्च कीजिए, ठीक है, इस फीचर इस टर्म से आप सर्च कीजिए, आपके सामने पूरा का पूरा फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। उस फोल्डर में आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं वो मिल जाएंगी। हालांकि अभी के जो इस साल के जो पीएचडी एडमिशन है वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज के हो चुके हैं। हर एक यूनिवर्सिटी है वो साल में 1 या 2 बार पीएचडी के एडमिशन है वो कराते हैं, तो वो 6 मंथ में होता है। तो एक बार तो जनवरी में एडमिशन हो चुके हैं, दूसरी बार जून जुलाई में एडमिशन है वो हो चुके हैं। तो 2021 के जो एडमिशन है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो अभी जैसे 22 के लिए आएंगे, ठीक है, 2022 के लिए एडमिशन आएंगे, तो उस टाइम पे आपको यहाँ से
उस टाइम पे आपको यहाँ से ट्राई करना है, ठीक है। तो सर्च है वो आप करते रहिए, 2-4 बार आप सर्च करके छोड़ देंगे तो आपका गूगल है वो गूगल न्यूज़ में आपको अपने आप दिखाने लग जाता है कि अब कौन सी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए रिक्रूटमेंट है वो आया हुआ है। तो सिंपल सा, अब बिल्कुल भी ये क्वेश्चन माइंड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मेरा पीएचडी में हुआ था तो बहुत से लोगों ने पूछा था मैम कब फॉर्म्स आते हैं, कब क्या है। किसी के पास में इतना टाइम नहीं है, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, कोई भी नहीं बताएगा, आपको खुद से सर्च करना है। यदि आपको कहीं पे जाना है तो रास्ता आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। एंड गूगल है वो सबसे बेस्ट चीज है इस चीज के लिए कि आप डायरेक्ट सामने बोला कि आप 4-5 बार यदि सर्च करके छोड़ दोगे ना, तो जैसे ही कोई नया रिक्रूटमेंट आएगा तो गूगल न्यूज में अपने आप आपको दिखा देगा वो। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा सर्च करना है। जब भी फ्री बैठे हो तो सर्च करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, अपने आसपास की जो भी यूनिवर्सिटी आप जिनके नाम जानते हैं तो उनमें लिख दो डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जैसे मेरा एनआईटी में है तो एनआईटी पीएचडी एडमिशन एट एनआईटीज, ठीक है, पीएचडी एडमिशन एट आईआईटीज। तो ऐसे आप अलग अलग टर्म्स से सर्च कर सकते हैं, सो दैट आपको पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा का पूरा हर एक यूनिवर्सिटी का डिटेल्ड जो डेटा होता है वो आपके सामने आ जाएगा गूगल पेज में, और उसे आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि एमएससी पास आउट कर ली है आपने, तो इंग्लिश पढ़ने में तो आप अभी अच्छे से एबल हो चुके हैं। तो ये था अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। इसके अलावा एक और सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, वो आपका होता है टीआईएफआर, ठीक है, वो आपका होता है टीआईएफआर। ये मेरे माइंड से अभी निकल गया था, टीआईएफआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये अपना क्या कराते हैं, अलग से एंट्रेंस अपना कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्या होना है, एंट्रेंस होना है, प्लस में क्या होना है, इंटरव्यू होना है। यहाँ पे भी आपकी फेलोशिप है वो 35,000 होती है, यहाँ पे भी आपकी फेलोशिप है वो 35,000 होती है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके फॉर्म्स है वो अभी आएंगे। ये आपके पास में एक ऑप्शन बचा है, ठीक है। पेपर का सिलेबस है, पेपर का पैटर्न है सेम, जो नेट गेट का पेपर होता है उसी सेम पैटर्न इसका भी होता है, टीआईएफआर का भी होता है। थोड़ी बहुत चीजें वो इधर उधर कर सकती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टीआईएफआर के लिए आप अप्लाई है वो कर सकते हैं। टीआईएफआर है, इसके बेसिस पे टीआईएफआर का आप एंट्रेंस दीजिए, प्लस में आप इंटरव्यू दीजिए, देन आप पीएचडी में एडमिशन है वो आपको मिल सकता है। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहला आप क्या कर सकते हैं, नेट गेट या फिर जेआरएफ के बेसिस पे। सेकंड है वो आप टीआईएफआर के बेसिस पे कर सकते हैं, और जो थर्ड है वो आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस ओरिएंटेड कर सकते हैं, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, देन इंटरव्यू होते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इंटरव्यू। और इंटरव्यू के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, उसके लिए आपको बेसिक्स वो क्लियर करने होते हैं। और बेसिक्स को क्लियर करने के लिए रसायन दुनिया के वीडियो से अच्छा प्लेटफॉर्म आई थिंक कोई हो नहीं सकता, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही था। अब बाकी की जो चीजें बच जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको बताती हूँ कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स यहाँ से रह जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता होता कि नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, गेट क्या होता है, इनके फॉर्म्स हैं वो कब आते हैं, इन्हें कैसे अप्लाई करना होता है। तो ये सारी चीजें यदि आपको पूछनी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि देखिए खुद से मुझे नहीं पता चलता कि आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पीएचडी यदि आपको करना है, कुछ जो बच्चे उनका चाइल्डहुड ड्रीम होता है, मेरा भी था कि हमें पीएचडी करना है, डॉक्टर, नाम से पहले जो डॉक्टर लगता है ना वो काफी ऐसे एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती है कि काश ये हो पाता, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 12th के बाद में नीट वगैरह के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है खुद के नाम के साथ में डॉक्टर लगाने का, ठीक है। तो ये जो स्टेटस यदि आपको पाना है तो उसके लिए आपको पीएचडी है वो करनी ही करनी चाहिए। हाँ, साथ में पीएचडी के बेनिफिट्स भूल गई थी, याद आ गया, ठीक है। पीएचडी के बेनिफिट्स देखिए, ये ऑनलाइन में बड़ा पंगा रहता है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे एक्चुअल में बताना क्या था। पीछे यदि स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर एक्सप्लेनेशन वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो पीएचडी के बेनिफिट्स क्या है, तो पीएचडी के बेनिफिट्स की यदि मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो सबसे पहला बेनिफिट है वो क्या होता है, रिसर्च का होता है, ठीक है। आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, आप जो रिसर्च प्रोजेक्ट है अलग अलग उन पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है। दूसरा यहाँ से क्या होता है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यदि आपको डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, मैं बात नहीं कर रही कॉलेज के बारे में, बात किसके बारे में कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी के बारे में कर रही हूँ। यदि आपको डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो उसके लिए आपका पीएचडी होना ही होना है, ठीक है, जरूरी है, मैंडेटरी है कि आपका पीएचडी होना ही होना चाहिए। थर्ड है वो यहाँ से क्या होता है, आफ्टर पीएचडी आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोलोगे मैम अभी तो बोल रहे थे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है, नहीं, इसके बाद में आप पोस्ट डॉक्टरेट है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट डॉक्टरेट है वो आप कर सकते हैं। जो फोर्थ थिंग है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे पीजीटी टीचर्स होते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, लाइक जो लेक्चरर्स होते हैं, स्कूल लेक्चरर्स होते हैं, उनमें भी पीएचडी वालों को प्रेफरेंस वो दी जाती है, ठीक है, पीएचडी वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। साथ ही में जो भी प्रिंसिपल की पोस्ट पे बैठते हैं तो उनके लिए पीएचडी होना जरूरी है।
बिना पीएचडी वाला बंदा है वो प्रिंसिपल की चेयर पे नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए पीएचडी होना बहुत ही जरूरी है। तो पीएचडी के बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ही एफर्ट वाली प्रोसेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बहुत से लोग पीएचडी करते भी हैं। बस आपको क्या करना है, डेडिकेशन आप में होना चाहिए, पेशेंस आप में होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च के लिए आप में एक्साइटमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ नाम के स्टेटस के लिए आप जा रहे हैं कि मुझे तो डॉक्टर लगाना है नाम के साथ में, इसीलिए मैं पीएचडी कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो फिर आप बीच में छोड़ दोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप में जब तक कोई एक्साइटमेंट नहीं है, आप में वो चीज़ करने का जज्बा नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे, लास्ट तक नहीं चल पाओगे, क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में जैसे आपकी एमएससी हो गई ऐसी हो जाएगी पीएचडी, नहीं, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत एफर्ट आपको लगाना पड़ता है, पैसा भी लगता है। तो ये सारी चीजें थी। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन बच जाता है कि मैम यदि हमारा नेट जेआरएफ भी नहीं है, गेट भी नहीं है, पीआईएफआर भी नहीं है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस ओरिएंटेड भी नहीं है, तो फिर हम क्या पीएचडी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया है। वो यदि आपको जानना है तो आप वीडियो को अच्छे से लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना, तो वो मैं आपको अलग से एक डिटेल्ड वीडियो में बता दूंगी, हाउ आई गेट एडमिशन एट NIT शिलचर, ठीक है। और मेरा जो पीएचडी में एडमिशन है वो NIT में है, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यदि आपको जाननी है तो कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। आई होप सो आपको इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी जो पीएचडी के बारे में इमेज है वो क्लियर हुई होगी, एंड बहुत से एस्पेक्ट है उनके बारे में पता भी चला होगा। एंड सीरीज को कंटिन्यू करना है, सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज का वीडियो करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।